हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। तो कल की क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग देखी थी। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क और कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। फटाक से मैं ये रफ कर देता हूँ। फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो। फटाक से वो वाला फॉर्मूला देखो, लिखा पड़ा है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैक्सिमम कहां होती है? प्लस माइनस R बाय रूट 2 पे। मैक्सिमम कहां होता है? प्लस माइनस R बाय रूट 2 पे। बहुत बढ़िया। मिनिमम माइनस R बाय रूट 2 पे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लेना। लिख चुके होंगे आई थिंक। चलो, तो आज एक क्वेश्चन उठाता हूं फटाक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़े वे में इंप्रूव होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की वजह से ग्राफ कुछ यूं था, इस तरफ ऐसा, इस तरफ ऐसा। यही तो ग्राफ था। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ फॉर रिंग। किसके लिए? फॉर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए ये वाला ग्राफ था। और रिंग पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। समझने की कोशिश करना। मेरे पास ये रिंग है, रिंग पे क्यू चार्ज है। रिंग पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। और इसकी रेडियस आर है। तो सेंटर पे 0 होगा, लेकिन इसकी एक्सेस पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? वेरी करेगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से ऑलवेज अवे होगी। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगर यही चार्ज अगर नेगेटिव हो जाता, अगर Q क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सेंटर हो जाता। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सेंटर। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? फटाक से ये वाली चीज छोटे छोटे दो ग्राफ नोट कर लो। अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझ में आएगा कि आपके पास एक रिंग है। एक आपके पास रिंग है, ऐसे बंगड़ी समझो। रिंग मींस क्या? बंगड़ी। उस रिंग को मैंने ऐसे होल्ड करके रखा है। ये फिक्स है। ये रिंग कैसी है? फिक्स। और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज प्लस क्यू गिवन है। कितना गिवन है? प्लस क्यू। इसकी रेडियस आर गिवन है। इसकी रेडियस कितनी गिवन है? आर गिवन है। इसकी एक्सिस पे ऊपर वाई एक्सिस है। ये रिंग की एक्सिस भी होगी और मैं इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ही है इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया बोर्ड पे, इसलिए ऐसे रिंग को बनाया। यहां से दो पॉइंट ऐसे आते हैं। एक पॉइंट आता y1 हाइट पे और दूसरा पॉइंट आता y2 हाइट पे। दोनों पॉइंट पे एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, दोनों हाइट पे। y1 हाइट पे जाओ तो भी वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। q और m मास का पार्टिकल। और दोनों पोजीशन पे, इसके सेंटर से y1 पोजीशन ऊपर जाओ या फिर y2 पोजीशन ऊपर जाओ, ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। किस में रहता है? इक्विलिब्रियम में। ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम किस टाइप की होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी या अनस्टेबल होगी? तो फटाक से नोट कर लिया हो, मैं रफ कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि ये y1 वाली स्टेबल होगी या y2 वाली स्टेबल होगी? कमेंट ऑन इक्विलिब्रियम। कमेंट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपको कमेंट करना है पहला ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि y1 होगी वो आपकी स्टेबल होगी और y2 होगी वो अनस्टेबल होगी। y2 क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। दूसरा क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन। y1 है आपकी स्टेबल और y2 भी क्या है? स्टेबल। बहुत बढ़िया। y2 भी क्या बोल रहा है? स्टेबल। सी ऑप्शन बोल रहा है कि y1 इज अनस्टेबल। y1 कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। और ये y2 क्या रखना है? स्टेबल। क्या रखना है? स्टेबल। बहुत बढ़िया। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि y1 अनस्टेबल। y1 कैसी इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। एंड y2 कैसी है? ये भी अनस्टेबल। ठीक है, आपको कमेंट करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। स्टेबल अनस्टेबल मैंने ये चीज समझा रखी थी आपको कि देखो, अगर ये कोई पाथ दे रखा है आपको, मैंने इक्विलिब्रियम का कंसीडरेशन पहले कर दिया था। अगर कोई बॉल है उसको यहां से थोड़ा सा इधर लाओ तो ये पोजीशन पे कभी लौट के नहीं आएगी, ये इधर चली जाएगी। इसको इस साइड फेंको तो इस साइड चली जाएगी। तो ये अनस्टेबल पॉइंट है। ये कैसी इक्विलिब्रियम हो जाएगी? अनस्टेबल।
लेकिन अगर यहाँ बॉल यहाँ पड़ी है, अभी इक्विलिब्रियम है, मैंने थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दिया तो बॉल वापस उसी पोजीशन पे आना चाहेगी, तो ये हो गया स्टेबल। क्या समझ में आया नहीं आया? स्टेबल का मतलब कोई भी बॉडी वापस उसकी प्रीवियस पोजीशन पे जाना चाहती है, ये होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल तो आपको बता ही चुका हूं कि इसको थोड़ा आगे खिसका तो प्लेन सरफेस पे वहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे ये दो पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कैसे? इस पे ग्रेविटी कंसीडर करनी है आपको। नीचे mg लग रहा होगा और दो पोजीशन पे, यही समझना मुश्किल हो जाता है। ये तो मैं रिंग के बाद करा रहा हूं तो आपको आइडिया लग रहा है कि देखो सर रिंग का ग्राफ कैसा होता था। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू आती है दो पोजीशन के लिए। देखो ये वाली पोजीशन अगर x1 ले लूं और ये वाली मैं x2 ले लूं, तो यहाँ पे दो पोजीशन हुई ना, x1 x2, मैंने y1 y2 कंसीडर कर लिया। तो y1 के लिए यूं समझो कि इस पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मान लो यहां पे अगर ऐसा बैलेंस हो गया, बैलेंस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, देखो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज कितना है Q, इस पे इस कैपिटल Q की वजह से, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E। ये वाला अगर mg के इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम हो जाएगी, यही तो होगी इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल अनस्टेबल का पता कैसे चलेगा वो समझना अच्छे से, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं पोजीशन आगे बढ़ाऊंगा, अगर मैं पोजीशन आगे बढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी। तो देखना पहले वाली पोजीशन पे y1 पोजीशन से मैं थोड़ा सा अप जाऊंगा, y1 पोजीशन से मैं थोड़ा सा अप जाऊंगा तो ये पार्टिकल पे mg तो नीचे फिक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये वाली समझो x1, ये x1 लिख रखा है, इसको मैं y1 लिख सकता हूं। किसने बोला ये एक्सिस x होनी चाहिए, एक्सिस कोई जरूरी नहीं है। अब देखो अगर मैं इस y1 से थोड़ा सा आगे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम रिंग है। देखो रिंग के एक्सिस में अवे फ्रॉम रिंग है, मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, इस वाली वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है लेकिन mg तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो ऊपर जाने में पार्टिकल और ऊपर चला जाएगा। अच्छा थोड़ा नीचे आता, नीचे आता तो क्या होता, अगर मैं नीचे आता तो mg तो फिक्स था और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती, ये वाली चीज कम हो जाती, बैलेंस धीरे धीरे पार्टिकल नीचे गिर जाता। अच्छा तो ये y1 होगी आपकी अनस्टेबल, तो y1 हो गया अनस्टेबल। अब b c और d में से हो सकता है। अब इस y2 पे कंसीडर करते हैं कि इस y2 पे क्या होगा। अब देखना इस y2 के लिए, देखना यहां पे, देखना y2 के लिए देखना फटाक से इस वाले पॉइंट से मैं अगर आगे जाऊंगा, इस वाले पॉइंट से अगर मैं थोड़ा सा y2 से थोड़ा सा अप गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, mg नीचे वापस ले आएगा तो पार्टिकल वापस नीचे आ जाएगा। अगर मैं इससे नीचे आऊंगा, इसका क्या मतलब, इस वाली पोजीशन से मैं थोड़ा सा पीछे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आया, mg नीचे लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी तो फोर्स ऊपर हो जाएगा, मतलब इसको वापस ले आएगा। इस केस में ऐसे ले आता, मतलब ये वाला पॉइंट आपका स्टेबल हो गया, मतलब y2 स्टेबल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ लेवल का था, फिर भी आपने समझ लिया होगा क्योंकि कई लोग इसको एक्सप्लेनेशन पता नहीं कैसे देते हैं, राम जाने। चलो कोई नहीं, फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। y1 अनस्टेबल, y2 स्टेबल, करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट मार सकते हो अगर नहीं समझ में आया हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि अगर आपके पास, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है कि आपके पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0,0, इस ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ 1 पे, फिर यहाँ पे 2 है, इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे चलता है। तो मैंने यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, फिर इस यहाँ पे भी मैंने Q चार्ज रख दिया, उसके बाद मैंने 1 पे, 2 पे, 4 पे Q रखा, 3 पे नहीं रखा, 3 पे कोई चार्ज नहीं रखा। उसके बाद ऐसे मैंने 4 के बाद 8 पे Q चार्ज रखा, ऐसे मैं Q चार्ज रखता गया। तो आपको पूछा कि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन क्या होगा। तो फटाक से आंसर करो, फटाक से सारे बच्चे। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से, सारों की वजह से ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, पहले की वजह से KQ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, प्लस KQ अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस KQ अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इंफिनिटी तक ऐसा
ऐसा पैटर्न है, कहां तक है, इंफिनिटी तक, बहुत बढ़िया। तो यहां से के क्यू कॉमन आ गया, सीरीज बन रही है देखो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा बनता जाएगा। तो यहां से देखो इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है 1 से लगा के ऐसा, तो क्या ये देखो ए बी बन रही इनफाइनाइट वाली, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस, देखो 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 फटाक से क्या बन रहा है, इनफाइनाइट टर्म की कैसे बनोगे, ये a अपॉन, इसको a मान लिया तो a अपॉन r, देखो a अपॉन r यानी कि 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, तो r इक्वल टू कितना आ गया 1/4। मैथ्स में इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, कोई भी इनफाइनाइट जीपी बनती है उसका इनफिनिटी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। भाई वाला याद कर लो, a का क्या मतलब, जो पहली टर्म होती है उसे a बोला जाता है, तो a 1 हो जाएगा। तो इस टर्म पूरा टर्म का सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, देखो 1/4 ये a इंटू 1/r 1/4 हो गया, तो 1 माइनस 1/4, r की वैल्यू 1/4, क्या मतलब अगर आपके ऐसा बन रहा है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसा सम दिख रहा है a प्लस ए आर स्क्वायर, a देखो 1 है, देखो 1 है, 1 इंटू 1/4 देखो 1/4, 1 इंटू 1/4 का स्क्वायर, ऐसा ही तो बन रहा है ना। फटाक से मैं वीडियो की फ्रेम में हूं, आउट ऑफ फ्रेम चला गया, बिल्कुल वीडियो की फ्रेम में हूं, बहुत बढ़िया। देखते जाओ फटाक से सम कितना आया, यहां से सम बता दो, इसका सम कितना हो जाएगा, 4 इस साइड चला गया, 4 माइनस 1 3 और 4 ऊपर चला गया 4/3, तो आंसर आ जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 4/3 के क्यूब। क्या समझ में आया नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाक से सारे बच्चे ये फॉर्मूला नोट कर लो, खास करके बायो वाला ये वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं अल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ऐसा करता हूं, एक के बाद प्लस माइनस चेंज करता जाता हूं, ये सिस्टम है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ निकालना है। समझ में आया नहीं आया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4k⁵/5। सॉल्व करके कमेंट करना, इसका आंसर ये आएगा 4k⁵/5। उसका कितना था 4k⁵3। अगेन ये जीपी बन जाएगी प्लस माइनस के, लेकिन इसका आर हो जाएगा -1/4। बस आर कितना हो जाएगा -1/4, आर कितना हो जाएगा -1/4। एस इंफिनिटी में 1 अपॉन यानी कि a अपॉन 1 माइनस 1/4 करोगे तो ये ऐड हो जाएगा और यहां से 5/4 आ जाता है। तो समझ में आया नहीं आया, तो ये आंसर आएगा 4k⁵5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, बहुत तरीके आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है ना, सारे अच्छा पढ़ाते, कोई खराब थोड़े पढ़ाता, बस कोई लेवल कम रखते, कोई लेवल ज्यादा रखते। किसी के पढ़ाने का तरीका कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ एक बच्चों को किसी दूसरे टीचर का समझ में आता है। लेकिन आप टेंशन मत लेना, आपको कोटा में जिस वे में पढ़ाई कराई जाती है ना, उससे भी अच्छी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 100% भरोसा रखना। और खास बात ये कि मैं बोर्ड, जेई और नेट तीनों लेके चलूंगा। तो कल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से, आज अपन डिस्क की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, और डिस्क के वो इंसुलेटर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटर होनी चाहिए। डिस्क के वो कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटर होनी चाहिए। डिस्क के वो इंसुलेटर होनी चाहिए। अब देखो सर, इंसुलेटर का क्या मतलब, अगर कंडक्टर होगी तो चार्ज पूरा सरफेस पे चला जाएगा। ये रिंग की बजाय डिस्क ले रहा हूं, डिस्क का मतलब हर जगह चार्ज मिलेगा। डिस्क की एक्सेस पे बात कर रहा हूं, देखना, इससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। यहां पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
सर ये सवाल कैसे करेंगे, इसकी चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है सिग्मा कूलम मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी गिवन है। ओके, और इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। सर इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करने का तरीका पहले आप सोचो फिर मैं बताता हूं। देखो जुगाड़, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, स्मॉल आर रेडियस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेना है, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेनी है। स्मॉल आर रेडियस पे जाके आपको एक छोटी सी स्ट्रिप, में मार्कर बदल रहा हूं, वेट करना, रेड कलर का मार्कर नहीं मिला, चलो ब्लू मिल गया, सही है। ये मैंने एक स्ट्रिप काटी, ये वाली स्ट्रिप समझ आ रही, ये बहुत ही पतली स्ट्रिप है और इसकी विड्थ में dr ले लेता हूं। तो देखो ये वाली स्मॉल आर रेडियस की रिंग बन गई ना, रिंग की वजह से इस पे तो आपको छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, d क्या हो जाएगी, k dq x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यही तो है, छोटे से इस रिंग की वजह से, इस छोटी रिंग की वजह से k dq x अपॉन आर स्क्वायर, इस रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फटाक से यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, d इक्वल टू k, dq कितना होगा, इसमें dq क्या हो जाएगा, ये वाली स्ट्रिप में चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा बेसिकली dq बराबर सिग्मा इनटू छोटा सा एरिया dA, और एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r इनटू dr, अरे 2 पाई r इनटू मोटा कितना है dr, तो ये कितना हो गया सिग्मा इनटू 2 पाई स्मॉल r इनटू dr, यही तो होगा, फटाक से वहां पुट करता हूं, ये हो गया 2 पाई स्मॉल r इनटू dr, 2 पाई r इनटू dr, सिग्मा का मर गया रे भाई x, और सिग्मा यहां लिख लेता हूं अपॉन कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यहां से मैं लिख रहा हूं k सिग्मा 2 पाई x, और क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन आएगा, बाकी तो x कांस्टेंट है, और ये पोजीशन फिक्स, ये पॉइंट तो मैंने इसके सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया ना, इसकी एक्सिस से, ये x तो फिक्स है ना। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपने इंटीग्रेट कर दिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट। अब इसमें वेरिएबल कौन है, सिर्फ r, और r कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R। अरे डिस्क, छोटी 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 रिंग लेके डिस्क बनी होगी, यूं समझो छोटी 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 रिंग, देखो एक रिंग छोटी उसके ऊपर बड़ी 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 करके डिस्क बनी होगी। अच्छा, इसका मतलब लिमिट लग जाएगी 0 टू कैपिटल R, और ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसको मैं करने का तरीका बताता हूं, दो तरीकों से हो सकता है, या तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे करो, x इक्वल टू r tan थीटा कंसीडर कर लो, x इक्वल टू क्या कंसीडर कर लो, r tan थीटा कंसीडर कर लो, तो वहां से इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास सिग्मा अपॉन, देखो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा रिजल्ट याद रखो, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला रिजल्ट कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। अगेन ये नीट में नहीं है, टेंशन मत लेना, सिर्फ जेई वाले ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारे बच्चे फटाक से नोट करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, जैसे ही आप इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ लोगे ना उसके बाद आसानी से कर लोगे, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूं, ऐसा अगर मैं फिजिकल क्लासेस चलती होती ना, ये ऑनलाइन नहीं होता ना, ऑफलाइन क्लास में ही करवाता हूं, फिर बच्चे बोर होके छोड़ देते। सीधा फॉर्मूला ये याद रखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये डिस्क है, ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, सारे बच्चे फॉर्मूला फिर से बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो जाता है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अगर आप समझो कि ये रिंग बहुत बड़ी होती, अगर रिंग बहुत बड़ी होती तो और x बहुत पास में होता, यानी कि if x is less than r, if x is less than r, तो अगर r बहुत बड़ा हो जाता x के सामने तो ये वाले टर्म नेगलेक्ट, देखो ये वाले टर्म जीरो हो जाती, इसको मैंने नेगलेक्ट कर देता, नीचे आर स्क्वायर का रूट आर बच जाता और x के सामने r बहुत बड़ा है, तो अगर बहुत छोटी चीज में बहुत बड़ी चीज का भाग दिया जाता तो ये लगभग जीरो आ जाता। कितना आ जाता? जीरो आ जाता। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, अगर ये बहुत बड़ी डिस्क ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट मिल गया। आपको कैसी चीज मिल गई? कांस्टेंट चीज मिल गई। ये चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा गॉस लॉ से, आपको मजा आएगा कि अगर ये वाली डिस्क बहुत बड़ी हो जाए और इसके जस्ट पास में x बहुत छोटा हो r से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करना रिजल्ट कितने आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये वाली चीज हटा दो। एक काम करो, हेडिंग डालने से पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं, एक और चीज पढ़ा देता हूं। हेडिंग डालने से पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं, देखना। हेडिंग डालने से पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं कि देखो ग्राफ, कुछ ग्राफ होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। पहला ग्राफ है, कुछ ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है यहां पे और यहां पे, ये वाला दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज भी क्यू है और ये वाला चार्ज भी क्यू है, दोनों चार्ज क्यू है। देखो एकदम मिडल में, एकदम मिडल में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। देखो फटाक से 2 लाइन ड्रॉ कर दो। y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना है, y एक्सिस पे कौन सी फील्ड ले लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ठीक है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? k/r², यही तो होता है। एकदम मिडल में आ जाऊंगा तो इस वाले पॉइंट की वजह से इधर हो जाएगी और इस वाले की वजह से इधर हो जाएगी और दोनों इक्वल होकर जीरो हो जाएगी, मतलब मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब जस्ट मैं इसके पास में देख रहा हूं, इस क्यू के जस्ट इसके पास में देखूंगा, बहुत पास में, तो ये वाली डिस्टेंस बहुत कम होगी और बहुत कम होगी तो जब जीरो को टेंड कर जाएगी तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इंफिनिटी पहुंच जाएगी और इसकी वजह से इस साइड में होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो ये ग्राफ यहां से शुरू होगा और कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद ये ग्राफ देखो, इसके जस्ट यहां पास में आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी ना, इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैं नेगेटिव कंसीडर कर सकता हूं। अरे यार, इसका मतलब ये जस्ट पास में है लेकिन r बहुत कम कर दिया तो ये इंफिनिटी पहुंच जाएगी, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। सर इस साइड बताओ कि Q के जस्ट इस साइड आ जाओ, Q के जस्ट इस साइड, इसकी वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इधर होगी, उसकी वजह से भी इधर होगी, लेकिन इसके जस्ट पास में हूं, जस्ट पास में हूं, इसका मतलब इंफिनिटी पहुंच जाएगी और इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव, मतलब ग्राफ यहां से उठेगा और बहुत दूर जाऊंगा। अगर इसकी वैल्यू में इंफिनिटी कर दूं, इस r का मतलब दूर, बहुत दूर चला जाऊं, अगर ये r इंफिनिटी कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ रहना। अगर मैं Q के जस्ट पास में जाऊं, जस्ट पास में मतलब r बहुत छोटा, अगर r जीरो के पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी होगी और डायरेक्शन इधर की तरफ है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इंफिनिटी होगी और जैसे मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो जीरो बन जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया नहीं आया? एक ऐसे बनता है, बीच में से ऐसे करके ऐसे, वो tan थीटा का ग्राफ होता है मैथ्स वाला, ऐसे ऐसे। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये था अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव हो, अगर चार्ज दोनों कैसे हो? पॉजिटिव हो। अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम लिया, अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करता हूं, देखना सेकंड पोर्शन में देखो कि यहां पे मैंने Q चार्ज लिया और
यहां पे मैंने 4q चार्ज लिया, समझने की कोशिश करना और मजा आए तो बोलना। यहां पे मैंने 4q लिया, ठीक है। अब बात बताओ कि इस q की वजह से और इस 4q की वजह से दोनों चार्ज सेम नेचर के, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, एकदम मिडल में तो नहीं, पर फिर भी इसी जोन में होगा, जीरो। अच्छा सर, यानी कि Q के पास जीरो होगा क्योंकि 4Q डोमिनेट कर जाएगा। इस Q के पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी के आसपास होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये वाला ग्राफ कुछ सिमेट्रिक ना होके ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। फिर से समझने की कोशिश करो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर से समझने की कोशिश करो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं लिया? पिछली बार सिमेट्रिक लिया क्योंकि इस बार चार्ज सिमेट्रिक नहीं है। अब पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? इस क्यू चार्ज की वजह से ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा और उस वाले वजह से ये कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? फटाक से सारे बच्चे सेकंड पोर्शन नोट कर लेंगे। सेकंड वाला मैं फर्स्ट वाला मिटा रहा हूं। अब मैं थर्ड पार्ट लेता हूं। थर्ड में क्या है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक मैंने प्लस क्यू ले लिया और दूसरा मैंने माइनस क्यू ले लिया। अब देखना, यहां तो कभी जीरो हो नहीं सकती, यहां तो कभी जीरो हो नहीं सकती, यहां तो कभी जीरो हो नहीं सकती। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग टाइप का चार्ज लूं, -4q लो। कितना लो? -4q लो। आप समझने की कोशिश करना, ये q है, ये -4q है। मिडल में कहीं पे भी देख लो, इसकी वजह से इधर होगी और नेगेटिव की वजह से इधर होगी, तो जीरो तो कहीं हो ही नहीं सकती। मतलब इसमें पॉजिटिव रहेगी, इसमें क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इसके जस्ट पास देखो, इसके जस्ट पास, इसके जस्ट पास इस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी? प्लस इंफिनिटी। इसके जस्ट पास में प्लस इंफिनिटी होगी और इसके जस्ट पास में देखो, -4q के जस्ट पास में देखो तो -4q की वजह से इंफिनिटी पहुंच जाएगी और डायरेक्शन ये होगी। ये -4q के जस्ट पास में और डायरेक्शन इस तरफ है, तो प्लस इंफिनिटी हुआ ना, डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव, तो यहां पहुंच गया। अच्छा, यहां पे इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी और जीरो बीच में हो नहीं सकता। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो समझ में आया नहीं आया? फटाक से सारे बच्चे नोट करो ये वाली चीज। अब देखो कि इस क्यू के जस्ट यहां पे आ जाता हूं, इस क्यू के जस्ट यहां पे आता हूं। पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसके यहां कहीं आसपास होगी क्योंकि 4q की वजह से इधर होगी और q की वजह से इधर होगी, तो इसके आसपास होगी। आपको पता ही है कि दो अपोजिट चार्जेस हो तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो उसके पास फोर्स जीरो होता था। फोर्स जीरो का मतलब कहीं ना कहीं फील्ड भी जीरो होती है। अच्छा, इसके जस्ट पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी होगी, लेकिन इस तरफ डोमिनेट कर जाएगा तो माइनस इंफिनिटी यहां से और जीरो होके ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे जाओगे तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? जीरो हो रही है। -4q पे देखो, -4q को इसके जस्ट पास इसकी तरफ होगी, इसकी तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ होगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो ये ग्राफ q और -4q का था, ये ग्राफ q और -4q का था। सारे बच्चे फटाक से देख लेंगे, सारे बच्चे इसको फटाक से देख लेंगे। मैं दो होमवर्क देता हूं इस ग्राफ पे, कहीं डाउट हो कमेंट कर दो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये -4q है ना। चलो एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4। आपको अगर बोला जाए कि दो चार्ज है, एक ले लिया मैंने -3q और दूसरा वाला ले लिया मैंने +5q, ठीक है। अब क्या होगा सर? अब समझने की कोशिश करना, ये -3q ये +5q, देखो मिडल में कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 5q की वजह से इधर होगी और 3q की वजह से इधर होगी, तो मिडल में कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव है। पीछे की डायरेक्शन को मैंने क्या कंसीडर कर लिया? नेगेटिव कंसीडर कर लिया, नेगेटिव कंसीडर कर लिया। अब यहां समझना, इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 3q वाले डोमिनेट कर जाएगी और माइनस इंफिनिटी होगी क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है इसलिए माइनस इंफिनिटी। इसके जस्ट पास देखो तो इस 5q की वजह से इधर होगी, तो ये वाली डायरेक्शन पीछे की तरफ मतलब माइनस इंफिनिटी यहां भी होगी। मतलब इसका ग्राफ कुछ
इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है, ये कुछ 3Q की साइड ऐसा होगा ये ग्राफ। अच्छा नहीं बन रहा है ग्राफ ऐसा। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये जीरो को टच नहीं कर सकता क्योंकि जीरो नहीं हो रहा बीच में। 5Q के जस्ट इस साइड देखो, पॉजिटिव चार्ज है 5Q, तो अवे फ्रॉम होगी मतलब इस डायरेक्शन में, और बहुत पास में R जीरो ले लिया तो 5Q की वजह से इंफिनिटी हो जाएगी, तो प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? प्लस इंफिनिटी। और कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये थोड़ा ग्राफ लाइनिंग वाइनिंग सही नहीं हो रही है ना, ऐसा देखिए। अब देखो आगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कहीं टच मत कराना। यहां पे देखो इस रीजन में जीरो कहां होगी आपको ये भी पता होगा कि दो अगर अपोजिट चार्जेस हो, मतलब अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस हो तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा किसका 3 5 से बहुत छोटा है ना, तो यहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। 3 के इसके जस्ट पास में देखो, 3 - 3Q के जस्ट पास में देखो, तो इसकी तरफ होगी, इसकी तरफ मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। अरे इसके जस्ट पास में ये डायरेक्शन है मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा। अब देखना यहां पे मान लो जीरो हुआ था, ऐसे जाके ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा। कैसे बनाया सर ये वाला ग्राफ? क्योंकि इसके बाद माइनस इंफिनिटी होनी चाहिए, मतलब प्लस इंफिनिटी। कुछ ग्राफ में गलती हुई है, कुछ गलती हुई है क्या? पॉजिटिव, इसके बाद यहां कहीं जीरो होगा, इसके बाद यहां जाएंगे ना तो पॉजिटिव वाला डोमिनेट कर जाएगा। हाँ सही है ग्राफ, ग्राफ सही है, एकदम एकदम सही है ग्राफ। कैसे सर? देखो जैसे जैसे दूर जाओगे ना 5Q की, देखो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, इस 3Q की वजह से तो इधर होगा, लेकिन 5Q है उसका मैग्नीट्यूड डोमिनेट कर जाएगा। तो इस पॉजिटिव की वजह से देखो मैग्नीट्यूड, देखो चार्ज बड़ा है तो इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। अरे कोई बड़ा इंसान होगा तो उसकी रेंज भी बड़ी बड़ी होगी ना, मतलब ये दूर जाने पर भी ये डोमिनेट कर जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नीचे ऐसा आ जाता है। तो ये ग्राफ एकदम करेक्ट है। शायद आपको सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे, सारे बच्चे ड्रॉ कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। अगली हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगली हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया जाएगा। कैसी लाइन से ड्रॉ किया जाएगा? इमेजिनरी लाइन से। पेपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे? देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लस चार्ज, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे समझो, फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती है, सॉरी ओरिजिनेट करती है, यानी उससे बाहर निकलती है। प्लस से क्या होती है? ओरिजिनेट करती है। और ये लाइंस ब्रेक नहीं करती है, ये लाइंस ब्रेक नहीं करती है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पास में बहुत, देखो इसके चार्ज के जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो देखो लाइन के बीच का गैप कम है। धीरे धीरे लाइन गैप कम हो रहा है, मतलब दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, मतलब E प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है ना। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो और नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करती है। क्या करती है? ओरिजिनेट करती है। और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। नेगेटिव चार्ज पे क्या करती है? टर्मिनेट करती है, मतलब इस पे लाइन आके घुसती है और इस पे लाइन बाहर निकलती है। कुछ समझ में आया नहीं आया? इस पे लाइन आके घुसती है, ऐसा आपको लगता है, ऐसा लाइन को ड्रॉ करने का तरीका है, ठीक है। तो ये होती है इस पे टर्मिनेट या एंड बोल सकते हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंड कहां होता है? नेगेटिव चार्ज पे। और ओरिजिनेट कहां से करती है? स्टार्ट कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज से। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज से अंदर घुसती है। बहुत बढ़िया। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं, स्मॉल क्या बोलेगा? अगर आपके पास Q चार्ज है, उससे 4 लाइन निकली, कितनी लाइन निकली? 4। ये लाखों करोड़ों लाइन हो सकती है, मैं ऐसे 4 लाइन बोल रहा हूं कि आपके पास 4 लाइन निकली, तो आपके पास 4Q लाइन, अगर 2Q चार्ज होगा तो उससे कितनी लाइन निकलनी चाहिए? तो उससे डबल हो जाएगी,
जैसे मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से 4 निकली है तो यहाँ पे 4 से ज्यादा ही होनी चाहिए। कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे अगर 1 लाख निकली होती तो यहाँ पे 2 लाख निकलती। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब ये नंबर ऑफ लाइंस कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अच्छा सर, ये लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। देखो ऐसा तो नहीं पॉजिटिव से निकली और वापस पॉजिटिव पे घुस गई। अगर पॉजिटिव से निकल के वापस पॉजिटिव पे घुसती तो एक क्लोज लूप बनता ना। ओह सर, ये लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ये लाइंस एक दूसरे को आपस में कट नहीं करती। ऐसा नहीं कि इसके जाके घुस गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है अभी बताऊं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट करती है, ऑरिजिनेट करती है सॉरी, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। नेगेटिव चार्ज पे क्या करती है? टर्मिनेट करती है। नंबर ऑफ लाइंस यानी लाइंस डेंसिटी अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी। ये कुछ पॉइंट्स आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 6-7 पॉइंट लिख लो। एक और मेन पॉइंट है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी है पैरेलल ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर लाइंस के बीच का गैप सेम है, फिक्स है, अगर ये dd गैप है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड पे दिखाने का, पेपर पे दिखाने का तरीका है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दे रखी है? ऐसे दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर मैं A कंसीडर करूं और ये वाला पॉइंट मैं B कंसीडर करूं, तो देखो A के पास लाइन का गैप कम है और यहाँ पे लाइन का गैप ज्यादा हो गया, मतलब A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यानी कि जितनी लाइन क्लोज होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ में आया नहीं आया? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये एक और चीज, अगर मैग्नीट्यूड अभी वो बता दिया कि अगर 2q होगा तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होगी, 4q होता तो और ज्यादा होती। अच्छा, एक और बात, ये मैंने तरीका बता दिया। अब लिखते हैं कि अगर यहाँ पे इस लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ग्राफ दे रखा है उस पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये लाइंस की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टेंजेंट होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या होगी? टेंजेंट होगी। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अगर आपको ये ग्राफ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रखी है, तो किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैंने टेंजेंट दो देखा तो यहाँ पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व होता है, उस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। किसकी डायरेक्शन देता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, वैसे आप एनसीईआरटी से नोट कर सकते हैं, मेरे साथ साथ नोट कर लो। पहला पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसे अपने मन से बनाया, ऐसा देखा नहीं है कहीं ऐसी लाइंस होती है। ऐसे आसान बनाने के लिए, स्टडी को इजीली से समझने के लिए अपने क्या किया, ऐसी लाइंस इमेजिनरी बना दी। कैसी ऐसी लाइंस होती है? तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइन? इमेजिनरी लाइंस। और लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोला? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोला? ये फोर्स क्यों लिखा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? Q into E। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, ओनली पॉजिटिव चार्ज पे। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती। अच्छा, दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge. Electric field lines originate from positive charge and terminate on negative charge. फटाक से लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate on negative charge. फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never
कैन नेवर मेक लूप्स, ये लूप नहीं बनाती, कैन नेवर मेक लूप नहीं बनाती, या नेवर एग्जिस्ट इन लूप। अच्छा, अगला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उसका क्या मतलब, आपस में इंटरसेक्ट कर देगी तो क्या हो जाएगा सर, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर देती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा यहां पे इंटरसेक्ट हो गया, तो यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये आती, और इस वाली पे ड्रॉ करता तो ये आती। एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। तो रीजन लिख लो, क्योंकि वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, बिकॉज देयर इज टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। और लिखो अगला वाला पढ़ लिखो, इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है, और क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव पे ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। नंबर ऑफ लाइंस if number of lines very closer, if number of lines very closer, then their electric field strength will be higher, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, हायर होगी। दूसरे पॉइंट से अगर यह नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे करते करते एक और चीज लिख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से पास नहीं करती। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, बाद में काम आएगी। वैसे एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती। अगर आपके पास एक मेटल का स्फीयर दे दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे परपेंडिकुलर आएगी, इस पे कैसे टकराएगी, इस पे परपेंडिकुलर आएगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इसके अंदर कोई लाइंस नहीं होगी, मतलब कंडक्टर को क्रॉस नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not cross a conducting body को क्रॉस नहीं करती। तो आपने ये चीजें देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है, और ये बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, और बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जो इंपॉर्टेंट थी कि इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए और क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाना चाहिए, अगर क्लोज लूप बना देता, समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना देता, क्लोज लूप इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, देखो उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाएगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी, और वो पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लोज लूप क्यों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, रीजन सुनना। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और यहाँ पे चार्ज क्यू ले लिया मैंने, तो इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, फोर्स बराबर क्यू इनटू ए। अगर मैं यूं चलना जाऊं, यूं देखना, यूं चलूं, वापस घूम फिर के यहीं आ जाऊं, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यहां से घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे वापस एक सर्कल कंप्लीट करके वहीं आ जाऊं, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर देखो इस साइड कितना है, क्यू, मान लो इसकी सर्कल की रेडियस r है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, r है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, q, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स q ही, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर। देखो ऐसा होता तो वर्क डन इस केस में क्या आ जाता, यहां से वर्क डन आ जाता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 2 पाई r, लेकिन ये फोर्स नहीं आ सकता, यहां तो इतना फोर्स आ रहा है, और जो कि गलत बात है, फोर्स तो ये होना चाहिए, मतलब वर्क डन ये होना चाहिए, फोर्स q इनटू 2 पाई r से वर्क डन आ गया, लेकिन ये वर्क डन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं बन सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंजर्वेटिव नेचर में, आगे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव वाले भी, टेंशन मतलब यहां तक समझ जाओ कि रीजन क्या था, वैलिड रीजन, ठीक है।
आगे बढ़ते, क्लोज लूप में नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और एक इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि देखो क्लोज लूप का मतलब क्या, पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव पे आएगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है, और वो पॉसिबल नहीं होता है। देखो दूसरा रीजन बता दिया कि पॉजिटिव से बाहर निकल के वापस पॉजिटिव पे घुस नहीं सकती, ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाएगी। तो इस लाइंस का कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि लाइंस कैसे टर्मिनेट करती है, कैसे ओरिजिनेट करती है। अब देखो, आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, लाइंस ड्रॉ करता हूं, पॉजिटिव चार्ज गिवन है आपके पास प्लस क्यू और पास में नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रही है। देखो, और इसमें ऐसे देखो, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छे से देखो, देखो यस और नो। देखो यहां से बाहर निकल रही, कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में आया नहीं है? पॉजिटिव नेगेटिव था। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो आप ग्राफ ड्रॉ करो, सेकंड मतलब लाइंस ड्रॉ करो। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, प्लस क्यू और पास में भी प्लस क्यू, तो लाइंस ड्रॉ करो। तो देखो ये वाली लाइंस ऐसे सीधा जाना चाहती, ये भी चाहती, लेकिन एक दूसरे को रिपेल कर जाएगी। एक दूसरे को क्या कर जाएगी? रिपेल कर जाएगी। तो समझ में आया नहीं आया? ऐसा एक दूसरे को क्या कर जाएगी? रिपेल कर जाएगी। तो समझने की कोशिश करना, एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा। कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा? ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेगी। बहुत बढ़िया। कुछ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मत करवा देना, ठीक है? ये वाली चीज इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये फटाक से लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूं इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। और जितनी नंबर ऑफ लाइंस इससे निकले होगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस उससे निकलनी चाहिए। ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे Q और Q मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितनी मान लो 10 लाइंस यहां से निकली, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो इससे भी 9 होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ये चीज दिमाग में रखना। अब चलो जेई के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये चीज आपने नोट कर ली। अगर दो नेगेटिव होते तो दोनों पे टर्मिनेट करते तो ग्राफ कुछ ऐसा होता, बस ये एरो बदल जाते। दो नेगेटिव नेगेटिव होते तो ये हो जाता। चल सर एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी देख लो। अगर एक प्लस क्यू होता और दूसरा वाला -5q होता तो क्या होता? तो इस पे क्या करता, इस साइड में शिफ्ट हो जाता। ये ग्राफ थोड़ा ऐसा सिमेट्रिक ना होके, ये ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिक नहीं होता, ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे बन जाता। तो समझ में आया नहीं आया? ऐसे जाके ऐसे बन जाता, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता। तो समझ में आया नहीं आया? पिछले केस में बढ़िया मस्त सिमेट्रिक बन रहा था, लेकिन इस केस में सिमेट्रिक नहीं बनेगा। और इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगी, इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो क्यू पे मैंने इस पे प्लस क्यू पे कम लाइन दिखाई है और -5q पे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस दिखाई है। तो अब आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करना है। फोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज पे, वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाती है। तो समझ में आया नहीं आया? इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स बोला गया है, ठीक है? अब जेई का क्वेश्चन करते हैं। कुछ जेई और नीट में ऐसे क्वेश्चन आता है। एग्जांपल नंबर 4, ये जेई का क्वेश्चन है। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 पॉइंट चार्जेस गिवन है, इक्वल मतलब लाइक चार्जेस है, इक्वल और लाइक चार्जेस है। अब देखो ये यहां पे Q Q Q, ठीक है? अब देखो कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखना इसका ग्राफ कैसा होगा। ये वाला इसके पास जाना चाहेगा पर ये रिपेल कर देगा। तो समझ में आया नहीं आया? ये वाला ऐसे रिपेल हो जाएगा। थोड़ा ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा है, कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना। लाइंस अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही है, यहाँ पे मेरे को ड्राइंग नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझना है।
यहाँ पे ड्राइंग देखो, टच होनी चाहिए, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो समझ में आया ना? इस तरीके से आपका ग्राफ लाइंस ऐसे निकलेगी, बाकी वाली ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और ये लाइंस ऐसी होगी। तो ये जेई का क्वेश्चन था। कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, आपको मैंने अच्छा आइडिया दे दिया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। ठीक है, प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो, आप बोलोगे सर आपके पास ये विजुअलाइजेशन वगैरह ये नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में खुद विजुअलाइज कर सकता हूँ। एक वो मूवी का डायलॉग है ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तेरे पास क्या है? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। क्या है? माँ। इसी तरीके से मेरे पास ये सब फैसिलिटीज भले नहीं है, इवन एसी नहीं लग रखी है, पसीना आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जगह फिजिक्स बस ठीक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा के निकल जाते हैं। मैं आपको डिटेल में फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो जेई और नीट में पूछी जाती है, और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बहुत ही भयानक भयानक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक बच्चा पूछता है कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल बताया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी पॉइंट चार्ज पे अगर आपके पास Q चार्ज है और यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसा लगेगा। इस मान लो यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है तो उसकी वजह से फोर्स ऐसा लगेगा। यहाँ पे Q3 चार्ज है तो उसकी वजह से इस Q पे फोर्स ऐसा लगेगा। इस पे मैंने लिख लिया फोर्स 1 की वजह से, इस पे लिख लिया फोर्स 2 की वजह से, इस पे लिख लिया फोर्स 3 की वजह से। तो इस Q पे नेट चार्ज क्या होगा? खुद पे खुद की वजह से फोर्स नहीं लगता, तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, इसकी खास बात बताऊं, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की खास बात बताऊं, ये कहीं पे भी फोर्स लिखना हो, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लगाया। हर जगह जैसे नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो भी फोर्स होता है, वहां क्या मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकता हूं? तो आंसर होगा नो। इसका रीजन देता हूं, वैलिड रीजन सुनना, कि अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और इसके पास में दूसरा चार्ज है Q2, तो Q1 पे फोर्स, मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो Q1 पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस या अब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर मान लो इसकी जिंदगी में कोई तीसरा चार्ज आ गया, Q3 आ गया, Q3 आएगा तो वो भी इस पे एक फोर्स डालेगा, और Q3 इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, मान लो ये तीनों पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स डालेगा और उस फोर्स का नाम दे दिया F13। तो F13 इस वाले फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, मेरी लाइन सुनना, Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स था वो चेंज नहीं होगा। मतलब दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन फोर्स थर्ड चार्ज के प्रेजेंस या अब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फटाक से वैलिड करा देते हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया? तो फटाक से ये चीज दिमाग में रखना, और एक लाइन लिख लो कॉपी के ऊपर कि इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। यानी कि थर्ड चार्ज के प्रेजेंस या अब्सेंस पे दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं होता। भले इस पे नेट फोर्स बदल गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन वो वाला फोर्स बदलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूं, और डाउट पूछो बच्चों, जब तक डाउट नहीं पूछोगे मुझे क्या पता चलेगा। ऑफलाइन कोचिंग होती तो मजा आ जाता। एक बच्चे ने पूछा कि अगर ये सर Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों को ईयर में रखा, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको D गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? D। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपली ये हो जाता। कई बच्चे सोच रहे क्या पढ़ा रहा है भाई, वापस पढ़ाने लग गया। नहीं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। फोर्स हो जाता K Q1 Q2 अपन D स्क्वायर। सर इसको मीडियम डाल दिया, मान लो इसको मीडियम में डाल दिया,
मान लो टी लेंथ की स्लेब, डी लेंथ की स्लेब डाल दी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने के ले लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ER, वो एप्सिलॉन R होता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोला जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो फोर्स ये होता सर, इस केस में फोर्स क्या हो जाता? इस केस में फोर्स डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या आ जाता? फोर्स डाइलेक्ट्रिक के केस में आ जाता है F डैश आ गया मान लो मीडियम के बाद, तो ये क्या हो जाता? K Q1 Q2, ये K अलग है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R का मतलब क्या? K इंटू डी स्क्वायर। यस और नो? इंटू एप्सिलॉन R आता ना, मतलब उस फोर्स का K टाइम्स कम हो जाता, F बाय K टाइम्स कम हो जाता, यहाँ F बाय एप्सिलॉन R। किसी बच्चे ने पूछा सर ये पूरी स्लेब नहीं डालता, अगर ये वाली स्लेब, देखना मेरा बेस्ट क्वेश्चन यहां बनेगा, ये Q2, इसके बीच में मैंने बहुत ही पतली स्लेब डाल दी, ये देखो, बाकी जगह एयर है और इसकी लेंथ है वो T है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो D है अभी भी, तो सर क्या फोर्स वही रहेगा? नहीं, फोर्स चेंज हो जाएगा। इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इसकी वैल्यू बता देता हूं। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन, यूं समझो इस सिस्टम को एक नया सिस्टम मान लो, इस सिस्टम को नया सिस्टम मान लो और उसमें लिख लो D माइनस P प्लस T रूट के, D माइनस T प्लस T रूट के का होल स्क्वायर। इस केस में ये फोर्स हो जाएगा। सर ये कैसे करना है? अगर ये तो ये क्वेश्चन था आपने कर लिया, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता सर तो कैसे करते? अगर आपके पास ये चार्ज है Q1 और दो स्लेब डाल दी मैंने, 2 3 कितनी भी डाल सकते हो, इसकी लेंथ है T1, इसकी है T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और ये वाला चार्ज है Q2। पहले डिस्टेंस दी थी दोनों के बीच, तो कुछ नहीं करना, आपको फटाक से देखना फोर्स अब नया हो जाएगा इनके बीच में कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप के कंफ्यूज मत हो जाना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो। कितना लिख लो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या होता है? D माइनस T1 प्लस T2, D माइनस T1 प्लस T2, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 रूट K1, T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 का होल स्क्वायर। क्या आपको सुन, वीडियो की फ्रेम में आउट ऑफ फ्रेम चला गया? आउट ऑफ फ्रेम चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चीज को मैं फिर से समझा देता हूं। आउट ऑफ फ्रेम चला गया, चलो इस साइड समझा देता हूं। अगर यहां पे Q1 चार्ज होता और यहां पे मैं दो स्लेब इंसर्ट कर देता ऐसे, एक की लेंथ T1, दूसरे की लेंथ T2, इसका K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और यहां पे चार्ज हो जाता Q2। ये Q1 है, ये Q2 है, इसकी T1 T2 और टोटल कितनी है? D। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय टोटल लेंथ माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2, T2 रूट K2, इस पूरे का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं आया? बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये कुछ इंडक्शन इफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से आता है, बट अपने सिलेबस में नहीं है। अगर कहीं कोई पूछ ले, ज्यादा हीरोपंती करते हैं ना, तो बता देना, याद करने को नहीं बोल रहा हूं। फटाक से सारे बच्चे इस बात का प्रूफ दे सकता हूं, इस बात का प्रूफ दे सकता हूं कि फॉर्मूला सही है। देखो कैसे सही है बताओ, लिखा होगा तो सर सही होगा ना। अब देखो कि अगर मैं इस T को, इस पूरी स्लेब को अंदर घुसेड़ देता, मतलब D के बराबर, इसको मोटा करके D के बराबर कर देता, तो क्या होता है? D माइनस ये T भी बढ़ा के मैंने D कर दिया, तो D माइनस D कितना हो जाता? कैंसिल हो जाता, और ये कितना हो जाता है? T की जगह D और रूट K का स्क्वायर, सिर्फ यही बचता ना, D रूट K, तो वही फोर्स आ जाता है F बाई K टाइम्स। फिर से इस फॉर्मूले की फिर मिला रहा हूं, इस T को बड़ा करके D के बराबर कर दो, तो D माइनस D कैंसिल हो गया और T किसके बराबर कर दिया? D, और ये रूट K का स्क्वायर K बन जाता और नीचे D स्क्वायर बन जाता, तो वही F बाई K आ जाता। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया।
ये चलो इसके बाद एक दो और क्वेश्चन करा देता हूं और बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। जेई का क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम को सॉल्व के सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो इसमें क्या बन गया, इसमें फिल्म बन जाती है। क्या बन जाती है? फिल्म बन जाती है। तो समझ में आया नहीं आया? फिल्म बन गई। और इसके कॉर्नर पे क्यू चार्जेस रख दिया। क्या रख दिया? क्यू चार्जेस। अब ये वाले स्क्वायर फ्रेम साइड ए है और स्क्वायर फ्रेम है। कैसी फ्रेम है? स्क्वायर फ्रेम। और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये चीज गिवन है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। आपने सॉल्व के सॉल्यूशन में डाल दिया, वायर की फ्रेम के कॉर्नर पे इंसुलेटेड वायर है, वहां यूं समझो, और क्यू 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 कॉर्नर पे रख दिया। अब बोला गया कि ये वाली फ्रेम इक्विलिब्रियम में है तो आपको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? इसके मेरे पास दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड। मेथड फर्स्ट बता रहा हूं। मेथड फर्स्ट है कि ये वाला चार्ज पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे। ये वाला इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये वाले की वजह से इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस वाले की वजह से इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो मान लो इस वाले की वजह से F लग रहा है तो सिमेट्री की वजह से इससे भी F लगेगा और इसकी वजह से F डैश लग रहा है। कितना लग रहा है? F डैश। तो इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? सिर्फ मैं इस कॉर्नर वाले क्यू को देख रहा हूं, ये वाला क्यू, इस वाले क्यू पे ऊपर की तरफ F, इस साइड भी F और इस साइड F डैश। देखो इस क्यू पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा? F और F 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे √2F आ जाएगा। तो इस क्यू पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा? फोर्स नेट आ जाएगा √2F प्लस F डैश। फटाक से वैल्यू लिख लो F नेट की। F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2F। √2 इंटू F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ² अपॉन A² प्लस KQ² अपॉन F डैश। क्या होगा? ये वाले फोर्स को, ये वाला चार्ज इस पे, और ये A है, ये है, तो ये √2A होगी, तो √2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2A²। हुआ नहीं हुआ? ये वाला नेट फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा? इस वाले नेट फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा? मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से मैं इस फिल्म को डिवाइड कर देता हूं बीच में से, सिमेट्री। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्या होगा कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं इस सरफेस पे ऐसे सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा होगा इस साइड को। कुछ समझ में आ रहा है नहीं? इस पे जो नेट फोर्स होगा दूसरी साइड का, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? वो वाला फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन, इसको T या S कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? √2A। √2A। लेकिन फिल्म दो बन रही है, सॉप की फिल्म है ना, दोनों साइड बन रही है। ये वायर की फ्रेम है ना, इस साइड भी सॉप लगा हुआ है, इस साइड भी सॉप लगा हुआ है। दो फ्रेम होती है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। T इंटू √2A इंटू 2, इसको इस F नेट के इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा 2√2T इंटू A। यहां से आप सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वल करो और आप यहां से सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था मेथड फर्स्ट, ये था मेथड फर्स्ट। आपको मैं मेथड सेकंड बता रहा हूं। सारे बच्चे मेथड फर्स्ट नोट कर लेंगे, मेथड सेकंड बता रहा हूं। सेकंड मेथड क्या बोल रहे हैं कि देखना, मैं इस बार इस पूरे वायर को लेता हूं, दोनों चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं। मेथड सेकंड, अब देखो यहां पे क्यू चार्ज है और यहां पे भी क्यू चार्ज है। इस क्यू पे वो वाला फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, मान लो वो लगा रहा है F डैश, और नीचे वाला कितना लगा रहा है? F। तो F डैश, F इस साइड भी लगेगा और F डैश इस साइड भी लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? और ये एंगल 45 होगा, होगा नहीं होगा? तो इस वायर पे सॉप वाली फिल्म का इधर की तरफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होगा। अरे यार, फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन, ये वाला फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कितनी? A। पर इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स से क्यों? क्योंकि दोनों वायर है ना, इस पे दो फ्रेम बन रही होगी,
कितनी फिल्म बन रही होगी? 2 फिल्म बन रही होगी। बहुत बढ़िया। ये वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स, देखो इस एफ डैश का ये कंपोनेंट इधर आएगा और एफ डैश का ये कंपोनेंट, ये आपस में कैंसिल कर देंगे। तो एफ डैश cos 45 एफ डैश cos 45, तो इसको इक्वल कर देना है 2f f प्लस f कितना 2f और f डैश cos 45 2 टाइम्स, तो 2f, तो 2f डैश cos 45। यहां से आप सरफेस टेंशन फिर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों फाइंड आउट करके चेक करना क्या आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों में चेक करना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेई लेवल का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, सारे बच्चे इसको देखेंगे अच्छे से। चलो तो मैं रफ कर रहा हूं ये वाली चीज है। एक क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूं और ये क्वेश्चन मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, ऐसे मेरे चैनल पे जाना और आप सर्च करना, मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस वाला सेक्शन है उसमें वीडियोस में देख लेना, आप वीडियोस में देख लेना फटाक से, आपको ये वाला वीडियो मिलेगा। वीडियोस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, अब वीडियोस से क्या लेना देना, ठीक है। वीडियोस वाले सेक्शन में जाना और उसमें देखना कि मैंने एक क्वेश्चन कराया है कि आपके पास एक रिंग है और रिंग पे चार्ज Q है, रिंग पे चार्ज कितना है Q है और उसकी रेडियस इनिशियली R थी। इस रिंग का जो ये वाला एरिया है ना, रिंग यूं समझो, तो रिंग का ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A गिवन है, इसका यंग मॉड्यूलस Y गिवन है, तो इसकी रेडियस में चेंज बताना है आपको, इसकी रेडियस में क्या बताना है चेंज। तो सबसे पहले रिंग में टेंशन फाइंड आउट करोगे और टेंशन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन 2 पाई, टेंशन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन 2 पाई। और यंग मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो टेंशन अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर। यहां से आप डेल्टा आर फाइंड आउट कर दोगे। अगर क्यू चार्ज रख दोगे किसी रिंग पे तो उसमें टेंशन आ जाएगा, उस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी यहाँ पे भी सेंटर पे स्मॉल क्यू गिवन था और उस पे कितना था कैपिटल क्यू गिवन था। तो ये रिंग एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि ये वाला क्यू चार्ज है, रिंग को क्या करेगा? फोर्स डालेगा, इक्वली फोर्स डालेगा, और ये की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फटाक से सारे बच्चे ये क्वेश्चन जाके देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, और लाइक और शेयर तो भूलना ही मत।